तो आपने किसको मिला है फोन? अच्छा, डॉक्टर वंदना। हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी, डॉक्टर वंदना जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को ज्वाइन किया है। और मैं मैथिली शरण गुप्त, क्राइम फ्री जी जी भारत का प्रेसिडेंट हूँ और फॉर्मर डीजीपी हूँ मध्य प्रदेश कैडर का। जी जी जी। ये क्राइम फ्री भारत मिशन हम्म। आपको 21 महालक्ष्यों के साथ ऐसा भारत देगा जिन्हें हमारे राजनेताओं ने आपको आज तक वंचित रखा है। तो वंदना जी, इसके पहले बातचीत को हम आगे ले चलें, क्या आप अपना परिचय देना चाहेंगी? जी, मैं नाम से आपको पता ही लगेगा, डॉक्टर ने मैंने पीएचडी करी हुई है। और पहले मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, अभी मैं बिजनेस अपना देख रही हूँ हस्बैंड के साथ। बहुत सुंदर। इसका मतलब है कि आपको स्कूल शिक्षा का भी और शिक्षा का भी ज्ञान है। और आप जी चूंकि आप अपना बिजनेस कर रही हैं, लिहाजा आपको बिजनेस का भी ज्ञान है और शिक्षा में भी आपने पीएचडी की है। जी जी वंदना जी, आपने किस सब्जेक्ट में पीएचडी की है? जी। हिस्ट्री। हिस्ट्री में। हिस्ट्री। तो आपको क्या वंदना जी इस बात का ज्ञान है कि आपको जो हिस्ट्री पढ़ाई गई वो एक झूठी हिस्ट्री है, जिसमें जी आपके जी अच्छे हिस्सों को छिपा लिया गया और जी। दुष्टतापूर्वक जहां आप हारे हैं, जहां आप हम्म। ह्यूमिलिएट हुए हैं, उसको जो है हाईलाइट किया गया। जी जी। ये ये है ज्ञान इस हमें। बात का एहसास है आपको? जी जी, बिल्कुल। इस देश के दुष्ट राजनेताओं ने, औरंगजेब और जिन लोगों ने शोषण किया, अत्याचार किया, झिझिया कर लगाया, उनके हम्म। नाम पर जो है शहर बसा दिए, उनके नाम पर जो है ना दिल्ली जैसी जगहों में उनके नाम के रोड हैं। जी जी, है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता है कि आज के जो हमारे राजनेता हैं, बिना किसी जी पार्टी को संबोधित किए, वो सभी दुष्ट हैं? उन्होंने आपको अच्छे भारत से वंचित करके रखा है। जी जी, बल्कि हमें भी रखा, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी वही कर चल रहा है अभी भी। आपने बहुत सुंदर बात कही कि लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा जी। इस देश पर थोपी थी, मुझे हम्म। ऐसा भरोसा है कि आपको ज्ञान होगा कि 2 फरवरी 1885 को 3 वर्ष में सभी गुरुकुलों का अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट लॉर्ड मैकाले और उनके बॉस थे एक लॉर्ड एडम, इन दोनों जी के जी, द्वारा पता। एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जो मेरे ख्याल से 1780 पेज की रिपोर्ट है। और जी। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा हुई और हाँ उसके हाँ बाद जो है ये निर्णय लिया गया कि यदि हमें भारत पर लंबे समय हाँ तक हाँ। शासन करना है तो हमें तो उनकी उनकी शिक्षा व्यवस्था को संस्कृति बदलना और होगा, शिक्षा को नष्ट करना होगा। नष्ट जी। करना होगा, उनके संस्कारों को, उनके कस्टम्स को। और जो एक खत्म करो। एक आत्मसम्मान का भाव हर किसी भारतीय में है, उसे हमें नष्ट करना पड़ेगा और उसे हम्म। एक में उसमें एक हीन भावना डालना होगी। जी जी, बहुत अच्छे से जिन्होंने वो कामयाब हुए इस चीज में। नहीं, वो कामयाब उतने नहीं हुए, उससे ज़्यादा हमारे लोग हुए। देखिए, नहीं नहीं, वो कामयाब ये हुए कि मन में सबके डाल ही दिया कि कहीं देखिए आज के समय जो चल रहा है कि हिंदी बोलने में लोगों को संकोच लग रहा है कि हम हिंदी बोल रहे हैं, भाई क्यों शर्म करना है, हमारी भाषा है। पर उन्होंने उस शिक्षा पद्धति ऐसी लाई नहीं, कि धीरे धीरे लोग। ये केवल हमारी भाषा नहीं है, ये बहुत सुपीरियर भाषा है। जी जी। ये लेकिन संस्कृत। लोगों के मन में ये, जब हम बाहर निकलते हैं ना, देखते हैं हम बहुत शहरों में कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं या कम बोल पा रहे हैं तो लोग बहुत हीन भावना से आपको देख रहे हैं। ये एक तो एक चीज़ ये है कि हमारे अपने अंदर वो हीन भावना है। हाँ, अदरवाइज मतलब उन्होंने अदरवाइज ये पैदा कर बताइए, दी। यदि हम हाँ, अपना कहने का काम। सेंस है कि उन्होंने आपके अंदर हीन भावना पैदा कर दी। जो वो चाहते थे कि हमारी संस्कृति सभ्यता को तोड़े, शिक्षा पद्धति को नष्ट करेंगे तभी ये चीज होगी, तो वो कर पाए उस चीज को फिर। कर पाए। फिर आप ये बताइए, वो जो एक्ट जिसके बारे में ऑथेंटिक प्रूफ है इस बात के हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो चर्चा होते हैं उसके मिनट्स में वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और हम्म। उन्होंने ये बात मानी थी कि जिस समय भारत 17-18 जो है महाविद्याओं में पारंगत था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट जी में चर्चा हुई है, वो बता रहा हूँ मैं। जी जी जी। उस समय ब्रिटिशर्स की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी 1885 में, आपको मालूम है? वहाँ जी, केवल कैसी? संडे स्कूल होते थे, केवल हाँ हाँ। संडे स्कूल। और वो ओके। जो है घरों के गैराज में चलाए जाते थे, 10 बाय 20, 10 बाय 10 के गैराजेज में।
और उसमें केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वही बात है जो लॉर्ड मैकाले जब इस रिपोर्ट को पेश कर रहे थे उस समय चर्चा हुई। लॉर्ड मैकाले से पूछा गया था कि आपने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में तो इतना सारा अध्ययन कर लिया है, क्या आपने यूके की शिक्षा व्यवस्था क्या है उसके बारे में भी कुछ आपने आकलन किया है? तो उन्होंने ये बताया था कि जिस समय भारत के साउथ में 97 to 99% लिटरेसी थी और 57% गुरुकुलों की प्राचार्य महिलाएं थीं, और नॉर्थ में ये एजुकेशन 80 से 87% थी। उस समय यूके की एजुकेशन लिटरेसी मात्र 17% थी, जहां हमारे स्कूल कॉलेजेस विद्यालय महाविद्यालय ताशकंद जैसे नालंदा जैसे थे जो सैकड़ों एकड़ों में फैले हुए थे, जहां पर कि बहुत उच्च कोटि की जो है ना शिक्षा प्राप्त होती थी, जहां पर एडमिशन पाने के लिए लोग जैसे IAS IPS में भी कोचिंग लेते हैं, इन विद्यालयों महाविद्यालयों में एडमिशन के लिए लोग 2-2 3-3 साल कोचिंग लेते थे। और ये भारतीय नहीं, ये विदेशी करते थे। लोग जो चाइना से आते थे, यहाँ से आते थे, जर्मनी से आते थे, वो लोग जो है और वो कठिन मार्ग से आते थे। चाइना से विशेष तौर पर पहाड़ी मार्ग से आना कितना दुर्गम काम था। अब उस समय जो वो इतना हमारा वो था, उसको उड़ गया। क्या हमारे दुष्ट राजनेता जो स्वयं कैम्ब्रिज में पड़े हुए हैं, क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट के 2 फरवरी 1885 में जो चर्चा हुई उसे हमारे देशवासियों को नहीं पढ़ाना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको नहीं लगता है कि इंडियन एजुकेशन एक्ट हमें 1947 में ही बदल देना चाहिए था? बिल्कुल बदलना चाहिए था। आदरणीय डॉक्टर वंदना जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं कि आप मुझे ये बताइए, इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर अंग्रेजों के वही प्रशासनिक व्यवस्था, वही नियम कानून क्यों थोप के रखे हैं जो उन्होंने अंग्रेजों ने भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे, और प्रक्रिया को इतना जटिल बनाया था कि न्याय पाने के लिए आप बर्बाद हो जाएं। आपको जो है ना कोर्ट में डॉक्टर वंदना भी नहीं कहेंगे, वंदना हाजिर हो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है यहाँ गवाहों यहाँ सब अपने ही लाभ में लगे हुए हैं ना। एक वंदना जी, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए और फिर वो कंपटीशन कमीशन के चेयरमैन थे। उनकी पत्नी जो है वो ट्रेवल कर रही थी यहाँ से बेंगलोर के लिए, बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस से, और उस समय मैं DG रेलवे था। उस समय आईफोन नहीं हुआ करते थे, उनका आईफोन था, वो चोरी चला गया। उन्होंने एक अपने रिश्तेदार पंकज गुप्ता जो है ना, जो DGP राजस्थान रहे हैं, उनके माध्यम से हमें संपर्क किया, और खैर हमने जो है ना उसमें कार्रवाई कराई, और वो मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ। और उसके बाद जो वो गवाह थे, प्रार्थी थे, उनको जो सम्मस जारी किया गया, उसकी भाषा इतनी गंदी थी कि वो अपमानित महसूस हुए, और उन्होंने वो हमें भेजा कि बताइए, हम तो एक एग्रीव्ड पार्टी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपराध कर दिया है। अच्छा, जब वो मुझसे बात कर रहे थे उस समय मैं रेलवे स्टेशन पे था। सौभाग्य से जो है रेलवे मजिस्ट्रेट टकरा गए जिन्होंने उसको जारी किया था। तो मैंने उससे कहा कि आपने ऐसा क्यों जारी किया? बोले सर, आपको मालूम है ये तो पहले से प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा है, सिर्फ साइन करते हैं हम, तो हमें तो और उसकी भाषा तो बदलने का हमें अधिकार नहीं है। आप ये बताइए, इस देश के साथ इस देश के दुष्ट राजनेताओं ने षड्यंत्र करके, गुमराह करके सो कॉल्ड आज़ादी का ड्रामा किया, और हमें आज़ादी नहीं दी। आज़ादी नहीं दी बल्कि और गुलाम बनाया हमें। हमारी आज़ादी का एक्ट कहाँ पारित होना चाहिए था? भारत में, भारत के पार्लियामेंट में या इंग्लैंड के पार्लियामेंट में? बिल्कुल बिल्कुल भारत के पार्लियामेंट में। तो भारत के पार्लियामेंट में पारित नहीं हुआ। ये 17 जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ, और 18 जुलाई को इसे एसेंट मिला। इसमें इसका नाम है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, और इंडिपेंडेंस वर्ड का केवल टाइटल में यूज हुआ है, पूरे एक्ट में कहीं इंडिपेंडेंस वर्ड नहीं किया गया है। जी।
इट वाज ए तो ट्रांसफर। आप लोग जो ये बना रहे हैं, मतलब ये जो क्राइम वो है, तो इसका क्या मिशन क्या है मेन? इसका मिशन है कि 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत पैदा करना। और पहले तो कोशिश की जा रही है कि इन्हीं राजनेताओं को, देखो बिना बेबस किए ये राजनेता नहीं बदलने वाले हैं। देखो नहीं एक तो चीज बदलेंगे हमें जी। ये समझना पड़ेगी कि और चीज तो छोड़ो, इन दुष्ट राजनेताओं ने हमें अच्छे राजनेता ही नहीं दिए हैं। जी। आज ये बताइए, ये राजनेताओं का चयन जाति के आधार पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, बिल्कुल कर धर्म रहे के आधार पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हैं? बिल्कुल धर्म के आधार पे तो सबसे ज्यादा तोड़ के ये कर रहे हैं। ये संप्रदाय के आधार पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी जी। संकीर्ण राजनीति के आधार पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल और बिल्कुल। फिर इन दुष्ट राजनेताओं ने एक दुष्ट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसको ये बिनेबिलिटी कहते हैं। और बिनेबिलिटी में क्या देखते हैं कि यदि आप दुष्ट हैं तो बिनेबल हैं, यदि आप अपराधी हैं, गुंडा हैं, मबाउली हैं और बाहुबली हैं तो आप बिनेबल हैं, और यदि आप धनबली हैं तो बिनेबल हैं। तो इस आधार पर ये टिकट देते हैं और फिर जीतने के लिए क्या हथकंडे अपनाते हैं? फ्रीबी बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, मुर्गे बांटना। और जिन गरीबों के ये वोट खरीदते हैं, ये दुर्भाग्य का विषय नहीं है बंदना जी कि उन्हें ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही घटिया लोग हैं, अत्यंत ही मजबूर लोग हैं। और चूंकि ये जीतने की प्रक्रिया में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लिहाजा जिस दिन ये जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ये अकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। इस एनालिसिस से डॉक्टर वंदना जी आप कितनी सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल 100% सही है। अच्छा, अब क्या इन राजनेताओं से, इर्रिस्पेक्टिव वो किसी भी पार्टी के हों, इंक्लूडिंग आरएसएस से, क्या हम एक अच्छे भारत की उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन वो कहीं, मतलब आप काफी हद तक दे रहे हो कि वो सफल नहीं हो पा रहा जो चाहिए हम लोगों को। नहीं, वो नहीं उनका सोच और चिंतन नहीं है। ये बताइए, भाजपा को लोकसभा और राज्यसभा में भी मेजॉरिटी थी, 75 से अधिक ऐसे नियम जो है, कानून जो है कांग्रेस ने बनाए हैं जो भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट के जो है विरुद्ध हैं। और हम जैसे दुष्ट ब्यूरोक्रेट्स ने इन दुष्ट राजनेताओं का साथ दिया। अब आप ये बताइए, जब हमारा संविधान कहता है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड, है कि नहीं है? जी जी। भारत के कानून और संविधान के तहत हर व्यक्ति बराबर है, ये कहा गया कि नहीं कहा है? बिल्कुल कहा गया है। और कई उसमें बार जो है सरकारों पर ये प्रतिबंध लगाया है कि डिस्क्रिमिनेशन करते हुए आप किसी भी कानून को बनाने के लिए बाधित हैं। फिर ये बताइए, हम जैसे दुष्ट ब्यूरोक्रेट्स ने उन्हें ये डिस्क्रिमिनेशन बनाने के 75 एक्ट कैसे बनाने दिए? हमारे लेवल पे इसमें आपत्ति क्यों नहीं हुई? बल्कि हमने उन्हें सपोर्ट किया कि साहब ये तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं होता है। इट मे बी पॉजिटिव टू समवन एंड नेगेटिव टू अदर्स। जी जी। ये बताइए, यही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब आप ये बताइए, जब हमने मुसलमानों को एक पूरा देश दे दिया था तो कम से कम बचे हुए देश में सभी जाति सभी धर्म के लोग बराबर रहते तो अच्छा रहता कि नहीं रहता? बिल्कुल, सबसे बड़ी गलती तो वही हुई कि भारत बचा ही ये गलती नहीं है वंदना जी, ये दुष्टता है, ये साजिश है। ये वोट बैंक बनाए गए हैं जिसके आधार पर जो है ना, जवाहरलाल नेहरू 17 साल शासन। हमारी गलत हुई ना, भारत का विभाजन हो रहा है और क्यों हो रहा है, कोई मतलब उसका अच्छा समझ आया? वंदना जी इस बात को छोड़ दें, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं। एक ऑप्शन है क्राइम जो है अच्छे भारत का संकल्प, और एक ऐसा अच्छा भारत जिसमें 21 जो है महालक्ष्य हैं। मैं उनका डॉक्यूमेंट भी आपसे शेयर कर लूँगा। जो ऐप से आप जुड़ी हैं उसके अबाउट कम्युनिटी में जाएंगे तो वो सब डिटेल लिखे हुए हैं। जैसे आप ऐप खोलेंगी ना, उसके ऊपर लेफ्ट साइड में अबाउट कम्युनिटी है। आई रिक्वेस्ट यू कि उसको क्लिक करके पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ें। वो उसमें सभी विस्तार से समझाया गया कि ये 21 महालक्ष्य क्या हैं, 5 फंडामेंटल राइट क्या हैं, हम कितनी आसानी से इन्हें ज़मीन पे उतार सकते हैं। और इसके लिए मैंने 3 फार्मूले बनाए हैं। पहला फार्मूला कह रहा है कि यदि आप अच्छे भारत का संकल्प शपथ के साथ लेंगे और 4 छोटे से उपाय कर देंगे तो मैथिली शरण गारंटी ले रहे हैं कि इन्हीं राजनेताओं को बेबस करके हम आपको 10वें दिन से अच्छे भारत की शुरुआत कर देंगे। 10 दिन बहुत बड़ा समय है क्या?
नहीं, बहुत छोटा है। बहुत छोटा समय है। अब देखिए ये कैसे होगा, इसके 4 सरल उपाय क्या हैं, और उन्हें हमने सुविधा की दृष्टि से नए युग की सत्यनारायण कथा कहा है। इसका ना तो सत्यनारायण भगवान से कोई लेना देना है, ना किसी कथा से लेना देना है, ना किसी पूजा से लेना देना है, सिर्फ सरलता से, क्योंकि सत्यनारायण कथा करने से आपका कल्याण था, तो ये 4 उपाय करने से भी आपका कल्याण है, इसलिए इसको नए युग की सत्यनारायण कथा कहा है। इसमें 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय कह रहा है कि आप अपना मोबाइल उठाइए और यूट्यूब चैनल खोलिए और उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन टाइप करिए। ये मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट, क्राइम फ्री भारत का चैनल है। इसमें 7,000 से अधिक वीडियो हैं जो ये समझा रहे हैं कि ये देश कैसे बदलेगा। ये बात आप समझ रहे हैं? जी। इसको सब्सक्राइब करना है और एक वीडियो रोज़ देखने का संकल्प लेना है। इतने मात्र से आपको जो है अच्छे भारत मिलने की शुरुआत का एक अध्याय पूरा हो गया। मैं वंदना जी आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये कठिन है? मतलब कठिन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये इंटरेस्ट ऑफ एरिया पे कि कौन कितना जागरूक है। नहीं, जागरूक छोड़ दीजिए। आपसे कहा जा रहा है अच्छा भारत मिल जाएगा, देने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है। ना आपसे चंदा लेंगे, ना आपसे जुलूस निकलवाएंगे, ना आपसे हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे, ना किसी कोर्ट कचहरी में ज्ञापन लगाएंगे, ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाएंगे, ना जंतर मंतर पर धरना देंगे, ना किसानों जैसा जो है ना चक्का जाम और रेल रोको करेंगे। और 10वें दिन से आपको अच्छे भारत की शुरुआत हो जाएगी। और अच्छे भारत का क्या खाका है वो आप ऐप में जाके देख लीजिए। और ये इसके लिए सभी सोशल मीडिया पे यदि आप क्राइम फ्री भारत मिशन सर्च करेंगे तो ये हर जगह पे डिटेल में अवेलेबल है, हर मीडिया पे। तो मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ कि क्या हमें अच्छा भारत लेने के संकल्प को में भी बहुत सोचने की ज़रूरत है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या बिना सोचे हम अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं, जिसमें 21 महालक्ष्यों के साथ आपको महापरिवर्तित व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था मिल जाएगी, ये जो लॉर्ड वाली व्यवस्था है ये ख़त्म हो जाएगी, इवन शासकीय सेवाओं में गुलामी ख़त्म हो जाएगी, उनकी ACR लिखेगा, उनकी ACR वरिष्ठ अधिकारी नहीं लिखेगा। आज जो है लॉर्ड जो है कुछ भी उल्टे सीधे निर्णय ले रहा है और आप थुपे हुए हैं। आज का कानून उन्हें इजाज़त देता है कि वो कहें हमें संदेह है कि वंदना जी कोई संज्ञेय अपराध कर सकती हैं, इस संदेह के आधार पे आपको 151 में अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाएगा और वंदना जी आपके पास कोई उपाय नहीं है अपनी जमानत कराने के अलावा। ऐसा कानून क्यों है? ये सब बदलने की ज़रूरत है। क्राइम फ्री भारत का ये भी कहना है कि आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, लॉर्ड मैकाले का एक्ट बदल जाएगा और हर किसी को शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा और आपकी बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी आपके कंसल्टेशन में आपको शिक्षा तय दी जाएगी। जो आप चाहती हैं आगे बन के, उसमें कौन सी शिक्षा आपकी सहायक होगी, ये आपके कंसल्टेशन में वो मॉड्यूल्स तय होंगे। और ये तब भी होगा जब आपके खीसे में 5 पैसे नहीं हैं और कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी। तो जो भी चीज़ आपको दी जाएगी वो आपके कल्प वृक्ष अकाउंट से उतना पैसा ले लिया जाएगा जिसे आपको वापस करना है जब आपको रोजगार मिल जाएगा, जब आप पैसा कमाने लगेंगे तो आसान किस्तों में अपने आप पड़ जाएगा, क्योंकि बैक एंड में जो है आपका अकाउंट उतना पैसा कल्प वृक्ष को वापस कर देगा। आपको बटन दबाएंगे तो आपके घर पर एक ट्रेंड व्यक्ति पहुंचेगा और आपकी FIR दर्ज हो जाएगी। झूठी FIR दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना, झूठी वकालत करना बहुत बड़े जो है ना संगीन अपराध होंगे और इनको करने वाले जेल में सड़ेंगे। तो चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे गवाही देने वाला हो या दुष्ट जो है ना व्यक्ति हो जो फंसाने के लिए आपके विरुद्ध झूठी FIR कर रहा है, दबाव बनाने के लिए। आज बताओ कितने केसेस में झूठी FIR दर्ज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। पुलिस जो है ना अपने मन से ही झूठे बयान काट के आपके विरुद्ध चालान पेश कर देती है और आप जो है ना अपनी जमानत कराने के लिए बेबस है। जी जी, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी जी, बिल्कुल। क्राइम फ्री भारत कह रहा है आप बटन दबाओगे तो वॉलंटियर पहुंचेगा और आपकी आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर FIR दर्ज हो जाएगी। चारों तरफ इतनी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा जिसमें RFID से लेके, सेंसर से लेके, CCTV से लेके, ड्रोन से लेके हर चीज़ रहेंगे। 21 टेक्नोलॉजीज का यूज होगा और ऐसे साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। और सभी साक्ष्य जो है हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे तो कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा और उसी समय पुलिस के और कोर्ट में पहुंच जाएंगे। 15 दिन के अधिकतम समय में जो है चालान पेश होना सुनिश्चित होगा।
फिर अभी आज जैसा आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे। एक इसके लिए एक वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसमें आप घर से बैठकर ही जो है अपना वो कर पाएंगे, गवाह भी अपने घर से आ पाएगा, टेक्नोलॉजी, और सभी लोग जिनसे कोई रिपोर्ट भी चाहिए वो समय सीमा के अंदर पहुंच जाएगी। और एक जज को केवल एक ही केस करना होगा, क्योंकि जजेज जैसे आज की व्यवस्था जैसे जज नहीं होंगे, ट्रेन करके इम्पैनल लोग जज होंगे। वंदना जी भी कल जज बन सकते हैं, राइट? ये कौन सी बड़ी बात है? ये साक्ष्य हैं, इसमें जो है ना अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है, यही तो आपको तय करना है। तो अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए आपको न्याय मिलेगा। तो वंदना जी मुझसे पूछ सकती हैं कि सर आप 30 दिन में तो कर देंगे, लेकिन वो न्याय होगा इस बात की क्या गारंटी है? जहां कोर्ट में सबके आंखों के सामने बैठ के कोर्ट मुहर्रर पेशी लगाने से लेकर हर चीज़ों के पैसे वसूल रहा है और ये सबकी आंखों के सामने नंगा नाच हो रहा है, वहां आप इन जजेस से हमें न्याय कैसे दिलाएंगे? तो वंदना जी आप समझना चाहेंगी कि वो न्याय कैसे मिलेगा? एक्चुअली अभी मुझे कुछ मैं काम एक सेकंड में बदल देता हूँ ये काम। देखो यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे छोटे छोटे काम हमारे इतने बड़े देश में, जहाँ हम गुलामों से 77 साल से फंसे हुए हैं, उसने प्रायोरिटी ले ली है। आपको नहीं लगता है कि इतनी महत्वपूर्ण बात हो रही है, वो काम 10 मिनट वेट कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल वेट कर सकता है ना? जी जी जी। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये इतनी आसानी से अवेलेबल होगा कि एक दो तरीके की अपील का प्रावधान होगा। तो अभी जो आप अपील करते हैं वो अगेंस्ट जजमेंट करते हैं, इसमें हम एक दूसरी अपील जोड़ रहे हैं, अपील अगेंस्ट द जज। और जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और हर व्यक्ति को ये कहने का हक मिलेगा कि जज ने न्याय नहीं किया है। जब आप अपील अगेंस्ट जज करेंगे तो उन जज महोदय को कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा, और यदि वो उसे डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे। तो कोई जज जो है जज ना रहे, इसके लिए हमें किसी को महाअभियोग नहीं चलाना होगा, उसका डी पैनल होना ही पर्याप्त है, राइट? और उसे जो है आपका न्याय ना देने के लिए उसे लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा। अब वंदना जी मैं आपसे पूछता हूँ, ये जज लोग आपको न्याय देने के लिए बेबस होंगे कि नहीं होंगे? जी जी बिल्कुल हो जाएंगे। तब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ऐसे जो है आपका पानी को जो है ना 9 फीट पे लाने की व्यवस्था है, पेड़ों की संख्या को 3 गुना करने की व्यवस्था है, गायों की संख्या को 10 गुना करने की व्यवस्था है, जिसमें सैकड़ों एकड़ों में जो है ना गौशालाएं फैलेंगी और गायों को पैदा करने के लिए स्पेशलाइज्ड ब्रीडिंग सेंटर होंगे, जिसमें देसी गायों को मल्टीप्लाई किया जाएगा और 3 से 5 साल के अंदर हमें गायों की संख्या को 10 गुना ले जाना होगा। और गायों के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी। और इसमें केवल दूध का लक्ष्य नहीं है, इसमें पर्याप्त गोबर को पैदा करना लक्ष्य है, जिससे हम पूरी एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक कर सकें। और उसमें माइक्रोब्स डाले जाएंगे, और इस सब में जो करने में भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि यदि जो सैकड़ों एकड़ या हज़ारों एकड़ आपके जो ना आप इस चीज़ों के लिए, चाहे इंडस्ट्री के लिए हों, चाहे विश्वविद्यालयों के लिए हों, चाहे